होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आपको टीजीटी, पीजीटी गृह विज्ञान, एलटी ग्रेड गृह विज्ञान, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर की तैयारी करवाई जाती है। तो आप सभी ने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो इस चैनल पर आपको सारा कंटेंट मिल जाता है। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं होम मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज पढ़ेंगे गृह व्यवस्थापन, परिवर्तन, भ्रांतियाँ व सुधार में बाधाएं। इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गृह व्यवस्थापन व परिवर्तन, ये परिवर्तन जो है यानी चेंजमेंट। तो ये परिवर्तन हमारे लिए कोई नई धारणा नहीं है, क्योंकि हम अपने हर क्षेत्र में देख रहे हैं निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो। हर क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। और क्योंकि हमारे जो है समाज परिवर्तनशील है और परिवर्तन हर क्षेत्र में आवश्यक भी है, तो परिवर्तन हम निरंतर देखते हैं। लेकिन कई परिवर्तन हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं और कई परिवर्तन हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। जैसे कि स्पष्ट दिखाई देते हैं तो कैसे? जैसे हम अपने घर का जो घर में कोई नया सामान लेकर आए हैं, अपने किचन में कोई नया उपकरण लेकर आए हैं, तो वो जो उससे जो हमारे कार्यशैली में, हमारे व्यवहार में, हमारे प्रक्रिया में जो चेंज आएगा, जो परिवर्तन आएगा, वो सब हमें दिखाई देगा। हम अपने रोज़गार को बदलते हैं तो उसमें भी हमारे कार्य में, हमारी दिनचर्या में, सब में परिवर्तन दिखाई देगा। या फिर हम अपने घर का प्रबंध करते हैं, घर की साफ सफाई या घर किसी कमरे को हम बच्चों के कमरे के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो वह भी हमें स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि हम उसके जो दीवार का पेंटिंग है उसमें भी चेंज करवाएंगे, बच्चों के हिसाब से करवाएंगे। जो वहाँ पर फर्नीचर है उसको भी बच्चों की लेंथ के हिसाब से, जो कि आसानी से वहाँ तक पहुँच सकें, उस हिसाब से रखवाएंगे। उसकी जो पेंटिंग्स हैं, फ्लावर्स हैं, वो सब भी हम बच्चों की रुचि के अनुसार से करवाएंगे, कार्टून आदि लगवाएंगे। तो ये सारा परिवर्तन हमें दिखाई देता है। और वहीं जो हमें दिखाई नहीं देता है, तो वो इस तरीके का परिवर्तन होता है कि हम हमारे जो हमारे आचार विचार होते हैं, उनसे हमारा जो परिवर्तन है प्रभावित होता है। कि हमारे ऊपर एक दबाव होता है कि हमें परिवर्तन करना है और किसी चीज़ का चुनाव करना है, तो उसका दबाव रहता है। तो एक चीज़ ये है कि गृह व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है, तभी हमारी गृह व्यवस्था हो सकती है। और परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हर स्टेप पे सोचना होगा, निर्णय लेना होगा। कि ये कोई भी कार्य करने के लिए हमें निर्णय लेना होगा, तभी हम परिवर्तन कर सकते हैं, और परिवर्तन करेंगे तभी हम गृह व्यवस्थापन कर सकते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के लिए यही कमरे वाला उदाहरण ले लेते हैं कि बच्चों का कमरे के रूप में परिवर्तित करना है किसी कमरे को। तो हम सोचेंगे हम कि बच्चों के लिए कौन सा कलर यहाँ अच्छा लगता है। पिंक कलर अच्छा लगेगा, कुछ खिलते हुए कलर हमें करने चाहिए। तो ये हम निर्णय लेंगे, सोचेंगे और निर्णय लेंगे कि यहाँ पर खिलता हुआ कलर या पिंक कलर करना चाहिए। आपने निर्णय ले लिया, दीवार का जो पेंट है वो चेंज कर दिया। इसके बाद आपको सोचा, निर्णय लिया कि बच्चों को कार्टून अच्छे लगते हैं, इसलिए बच्चों का फेवरेट कार्टून कौन सा है? भीम है या आदि या मोगली वगैरह है, जो भी है, तो वो उसी से रिलेटेड आप पेंटिंग कमरे में लगवाएंगे। तो आपने ये निर्णय लिया कि बच्चों के कमरे में कौन सी पेंटिंग लगनी चाहिए। इसी हिसाब से उनका फर्नीचर, उनकी वो कितने बड़े हैं, कितनी लेंथ है, कितनी ऊंचाई तक उनकी पहुंच हो जाएगी, तो उस हिसाब से आप फर्नीचर लगवाएंगे। उसका जो बेड है, उसका जो कुर्सी मेज़ है पढ़ने के लिए, ये सारा कुछ आप सोचेंगे, विचार करेंगे और फिर आप निर्णय लेंगे, और निर्णय लेके उस कार्य को करेंगे। उस कार्य को जब आप करेंगे तो वह परिवर्तन होगा। अब परिवर्तित करेंगे सभी चीज़ों में, तो फिर वहाँ पर एक जैसी व्यवस्था आप चाहते हैं वैसी व्यवस्था कर पाएंगे। यहीं पर ब्राउन ने इसी निर्णय के लिए कहा है कि निर्णय लेने की क्रिया में परंपराएं निर्देशन का कार्य करती हैं, जो कि समस्या को हल करने का रास्ता बताती हैं। इनके अनुसार जो हम निर्णय लेते हैं वो हमारी परंपराओं, रीति रिवाजों से प्रभावित होती हैं। हम अपने घर में जो भी कार्य करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी क्रियाविधि अपनाते हैं, तो जो भी विचार करते हैं या व्यवस्था करते हैं, वह सभी हमारी परंपराओं से निर्देशित होती हैं। और उन्हीं के आधार पर हम अपने निर्णय लेते हैं, उसी के हिसाब से हम सोचते हैं, विचारते हैं और वैसा ही निर्णय लेते हैं और अपनी समस्या का हल करते हैं। यहाँ पर
जो है व्यवस्थापन में एक आधारभूत उद्देश्य इसका ये है कि इसमें क्रमबद्ध तरीके से परिवर्तन लाना होता है, स्टेप बाय स्टेप लेना होता है और स्टेप बाय स्टेप हम जो है निर्णय भी लेते हैं। एक व्यवस्थापक जो होता है वो निश्चित करता है कि भविष्य में हमारे लिए क्या सही है, भविष्य के लिए हमें क्या सही है, और भूतकाल में हमारे जो अच्छा है वह उसकी कल्पना करता है, जो अच्छा था उसकी कल्पना करता है कि क्या अच्छा रहा है, और उसी से प्रभावित होकर वह अपने वर्तमान में उस अच्छी विधि को अपनाता है। और आगे आगे क्या और अच्छा होगा, कौन सी नई नई विधियों को हमें अपनाना चाहिए भविष्य के लिए जो हमारे लिए अच्छी हों, उन विधियों में परिवर्तन करता है। तो कहें कि इस क्षेत्र में हार्ट ने कहा है कि हार्ट ने जो है स्पष्ट किया है कि व्यवस्थापन अर्थात नियंत्रण, और नियंत्रण अर्थात क्रिया करना। व्यवस्थापन का महत्व केवल इस बात से नहीं है कि भूतकाल में हमने क्या प्राप्त किया है, वरन इसका अर्थ वर्तमान में क्या हो रहा है और उसके नियंत्रण की योजना बनाना, और भविष्य में क्या होने वाला है इसका अनुमान करना ही व्यवस्थापन है। जो वर्तमान में क्या हमारे लिए अच्छा है उसका जो है योजना बनाएंगे, उसका नियंत्रण करेंगे, उसको क्रियान्वित करेंगे, और हमारे भविष्य में क्या होने वाला है इसका अनुमान लगाएंगे और उसके हिसाब से हम अपनी आगे की योजनाएं बनाएंगे। तो सभी प्रकार के व्यवस्थापन में वास्तविक प्रश्न उपस्थित होता है कि आगे क्या किया जाना है। जब हम ये सोचते हैं कि आगे क्या किया जाना है, तभी हम उसके हिसाब से अपनी व्यवस्था करते हैं कि आगे ये हमारे भविष्य के लिए ये अच्छा है, और इसीलिए हम ऐसी व्यवस्था बनाते हैं और उस कार्य को करते हैं। तो यही एक अगर लाइन में कहें तो परिवर्तन व्यवस्थापन का हृदय है, क्योंकि बिना परिवर्तन के हम व्यवस्थापन नहीं कर सकते हैं। व्यवस्थापन का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करना है, और इसे प्राप्त करना अर्थात परिवर्तन लाना है। क्योंकि जब हम व्यवस्थापन करते हैं तो व्यवस्थापन का मतलब है हम किसी चीज़ में परिवर्तन लाएंगे, तभी हम व्यवस्थापन कर पाएंगे। तो अब आप गृह व्यवस्थापन और परिवर्तन को समझ चुके होंगे कि गृह व्यवस्थापन जो है या व्यवस्थापन का जो हृदय है वो परिवर्तन है। बिना परिवर्तन के व्यवस्थापन किसी प्रकार की मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता है बिना चेंजमेंट के, क्योंकि जहाँ पर हम मैनेजमेंट करेंगे, जहाँ पर कोई भी चीज़ को मैनेज करेंगे, कहीं भी व्यवस्था करेंगे, तो वहाँ पर हमें जो है परिवर्तन लाना होगा, तभी हम अपनी नई व्यवस्था लागू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको गृह व्यवस्थापन और परिवर्तन को समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, गृह व्यवस्थापन को समझने में कुछ भ्रांतियाँ भी हैं कुछ लोगों में, तो उन भ्रांतियों को हम देखते हैं। पहली भ्रांति है कि व्यवस्था का अर्थ केवल कार्य संपादन ही नहीं है। एक भ्रांति ये है कि गृह व्यवस्था का अर्थ केवल कार्य संपादन समझा जाता है, क्योंकि सभी घरों में, लगभग अधिकतर घरों में गृह व्यवस्था और कार्यकर्ता एक ही व्यक्ति होता है, और जो है ये सोचा जाता है कि इस व्यक्ति ने व्यवस्था की है तो या कार्य कोई योजना बनाई है तो उसका क्रियान्वयन भी यही करेगा। केवल उस योजना का क्रियान्वयन करना ही व्यवस्था हो जाती है। ये जो है भ्रांति है। इस संबंध में राष्ट्र पारिवारिक जीवन पर राष्ट्रीय सम्मेलन की गृह व्यवस्था उपसमिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि घर में व्यवस्थापन वस्त्र रूपी जीवन के तंतु का एक भाग है। घर में व्यवस्थापन वस्त्र रूपी जीवन के तंतु का एक भाग है। इसके धागे आपस में गुथे हुए हैं, क्योंकि इसमें साधनों के उपयोग के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं, चाहे परिवार में कार्य किया जा रहा हो या खेल। तो इस कहने का मतलब ये है कि चाहे हम कार्य कर रहे हों कोई या खेल कर रहे हों, तो उसको पूरा करना ही व्यवस्था नहीं होती है, बल्कि ये निरंतर चलता रहता है। तो केवल हमने कोई योजना बनाई, उस कार्य को कर दिया और व्यवस्था वहीं ख़त्म हो गई, तो ऐसा नहीं है। व्यवस्था का अर्थ केवल कार्य को संपादित करना या कार्य को पूरा करना नहीं है, बल्कि निरंतर चलता रहता है, चाहे फिर हम कार्य कर रहे हों या खेल कर रहे हों। हर क्षेत्र में हमें व्यवस्था करनी आवश्यक होती है, करनी ज़रूरी होती है और करनी पड़ती है। तो इसीलिए ये भ्रांति है कि व्यवस्थापन का अर्थ केवल कार्य संपादन समझा जाता है। ये सही नहीं है। व्यवस्था का अर्थ केवल कार्य संपादन नहीं है, बल्कि ये खत्म नहीं होता, ये निरंतर चलता रहता है। दूसरी भ्रांति है व्यवस्थापन समूह के नेता तक सीमित नहीं है। दूसरी भ्रांति ये थी कि व्यवस्थापन जो है समूह के नेता तक सीमित होती है, क्योंकि हर घर में एक गृह व्यवस्थापक होता है जो घर का बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति होता है। लोग ये सोचते हैं कि इस व्यक्ति के पास सबसे अधिक शक्ति है और ये सभी कार्य को कर सकता है, क्योंकि ये गृह व्यवस्थापक है, जबकि ऐसा नहीं होता है। वह केवल साधनों को, कोई योजना बनाई, कोई प्लानिंग की तो उन साधनों को एकत्र कर सकता है, उनके संबंध में निर्णय लेता है, लेकिन उन साधनों को कैसे यूज़ करना है ये तो हर एक परिवार के सभी सदस्यों को सोचना होगा, सभी सदस्यों की इसकी व्यवस्था करनी होगी।
तो कहने का मतलब ये है कि केवल जो गृह व्यवस्थापक होता है वही केवल व्यवस्थापन समूह का नेता नहीं होता है, बल्कि हर व्यक्ति व्यवस्थापन करता है, व्यवस्था करता है। तो हर व्यक्ति व्यवस्थापन क्रिया को संपन्न करता है, तो हर व्यक्ति नेता होता है। केवल जो व्यक्ति गृह व्यवस्थापक होता है, बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति, वही केवल जो व्यवस्थापन की क्रिया है वो उसी नेता तक या उसी बुजुर्ग व्यक्ति तक सीमित नहीं होती है, बल्कि ये परिवार के प्रत्येक सदस्य तक पहुंचती है। प्रत्येक सदस्य को इसके संबंध में निर्णय लेने होते हैं। जो बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है, जो गृह व्यवस्थापक है, वह केवल योजना बनाता है। उस योजना में किन किन साधनों की आवश्यकता होती है उनको एकत्र करता है, लेकिन उन साधनों को किन किन व्यक्तियों को कैसे कैसे यूज़ करना है, तो ये परिवार के अन्य सदस्यों को सोचना होता है और उसको अपने हिसाब से यूज़ करना होता है और उस कार्य को संपादित करना होता है। तो समझ गए होंगे कि गृह व्यवस्थापन जो है समूह के नेता तक सीमित नहीं होता है, बल्कि ये परिवार के प्रत्येक सदस्य तक सीमित होता है, प्रत्येक सदस्य तक होता है। और परिवार का नेता भी समय समय पर बदलते रहते हैं। तीसरी भ्रांति है, अच्छे व्यवस्थापक जन्म से नहीं वरन प्रशिक्षित किए जाते हैं। कुछ लोगों की भ्रांति थी कि अच्छे व्यवस्थापक जो हैं वो जन्म से ही होते हैं, उनको इस क्वालिटी को भगवान का उपहार माना जाता था और ये उनमें विश्वास था कि ये जो है व्यक्ति कार्य करते करते अपने आप सीख जाते हैं। जबकि कुछ लोग ये सोचते थे कि इस व्यवस्थापन को हम ट्रेनिंग के द्वारा अच्छे तरीके से करना सिखा सकते हैं। तो आगे जो है 1914 में डॉक्टर लिलियन गिलवर्थ ने लिखा था कि यह एक संदेह था कि व्यवस्थापन को अवलोकन द्वारा पढ़ाया जाए या प्रशिक्षण द्वारा। ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, तो वह मैं पढ़ के बता रही हूँ कि यह एक संदेह था कि व्यवस्थापन को अवलोकन द्वारा पढ़ाया जाए या प्रशिक्षण द्वारा। कुछ अध्यापक इस संभावना में विश्वास करते हैं कि व्यवस्थापन के विज्ञान को पढ़ाया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि व्यवस्थापन का जो विज्ञान है, वैज्ञानिक पहलू है, उसको पढ़ाया जाए, बाकी सब तो अपने आप सीख जाएंगे। अधिकांश व्यक्तियों द्वारा व्यवस्थापन को कला समझा जाता है और कुछ व्यक्ति द्वारा इसे भगवान द्वारा दिया गया उपहार माना जाता है। यह एक सामान्य विश्वास है कि व्यक्ति व्यवस्थापन को केवल कार्य करके सीख सकता है या अन्य व्यवस्थापक के कार्य को देख कर सीख सकता है। तो ये एक सामान्य विश्वास है कि हम व्यवस्थापन को या फिर तो खुद स्वयं कार्य करके सीख सकते हैं या फिर किसी दूसरे को कार्य करते हुए देखकर सीख सकते हैं, यानी करके सीख सकते हैं या देखकर सीख सकते हैं। अच्छे व्यवस्थापक के कार्य को देखने में व्यवस्थापन सीखने में सहायता मिल सकती है, पर कोई भी ऐसा व्यक्ति इस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जो कि इस कार्य में उत्सुकता ना रखे। ये जो है डॉक्टर लिलियन गिलवर्थ ने 1914 में अपनी एक बुक में लिखा था। तो इसके संदर्भ में हम ये कहना चाहेंगे कि जो पहले ये भ्रांति थी कि लोग ये सोचते थे कि जो गृह व्यवस्था है वह अपने आप सीखी सिखाई आती है, जो है ये गुण सभी में अपने आप होता है। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि गृह व्यवस्था भाई या फिर तो हम देख कर सीख सकते हैं या फिर करके सीखते हैं, सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं हम। और लेकिन उस ट्रेनिंग लेने में भी ये भी ज़रूरी है कि हमें रुचि होनी चाहिए। ये रुचि हमारे अंदर अपने आप से आती है। तो पूरी तरीके से ये भ्रांति कि गृह व्यवस्थापक जन्म से ही होते हैं, तो ये सही नहीं है, बल्कि ये प्रशिक्षित भी किए जा सकते हैं और उनको ट्रेनिंग देकर अच्छा व्यवस्थापक बनाया जा सकता है। अगली भ्रांति है, व्यवस्थापन स्वयं में अंत नहीं है। मैनेजमेंट नॉट एन एंड इटसेल्फ। गृह व्यवस्था में क्या है, एक भ्रांति ये भी है कि लोग ये सोचते हैं कि व्यवस्थापन स्वयं में अंत है। हमने किसी चीज़ की या टेबल कोई सजाई है तो वो टेबल की सजावट कर दी है तो बस हमारी व्यवस्था ख़त्म हो गई यहीं पर, इसके बाद हमें उसमें कुछ कार्य नहीं करना है। तो ये गलत भ्रांति है, क्योंकि कुछ परिवार जो हैं उनमें भ्रांति ये इसलिए होती है कि कुछ परिवार स्वयं व्यवस्था को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। वो ये देख नहीं पाते हैं कि व्यवस्थापन स्वयं में अंत नहीं, बल्कि ये पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक विधि होती है। ये व्यवस्थापन जो है किसी कार्य को करके ख़त्म करना नहीं होता, ये ख़त्म होती ही नहीं है, बल्कि ये निरंतर आगे बढ़ती रहती है, आगे गतिशील रहती है, क्योंकि ये हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक विधि है। हम जो नए लक्ष्य हमने सोचे हैं, जो लक्ष्य अपने डिसाइड किए हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें व्यवस्था करनी होती है। फिर जैसे कि दीर्घकालीन कोई लक्ष्य आपने निश्चित किया है, तो उस दीर्घकालीन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें छोटे छोटे लघुकालीन लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। उनको करने के लिए हमें तुरंत निर्णय लेने होंगे, तुरंत निर्णय लेंगे और हमें निर्णय लेकर नई व्यवस्था करते जाएंगे और वो जो कार्य की आवश्यकता है उस कार्य को करते जाएंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। तो गृह व्यवस्थापन जो है वो स्वयं में अंत नहीं है, बल्कि यह हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति की एक विधि है।
जैसे कि टेबल का ही हम उदाहरण ले लेते हैं कि अगर हमने टेबल की किसी मेज की हमने सजावट कर दी है, उसको सेट कर दिया है, तो हमारी व्यवस्था वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है। लोग कोई व्यक्ति जो है इस डर से उस टेबल पर रखी हुई कोई मैगज़ीन को नहीं उठाता है कि ये टेबल अव्यवस्थित हो जाएगी। तो अगर वो ऐसा सोचता है तो ये उसकी भ्रांति है, क्योंकि टेबल को सजा लिया, हमारा एक कार्य, एक लक्ष्य पूरा हो गया। लेकिन हाँ, मैगज़ीन को पढ़ना भी है, उसके पढ़ के हमें ज्ञान अर्जित भी करना है, तो ये हमारा अगला लक्ष्य है। तो हम अगले लक्ष्य के लिए व्यवस्था करेंगे, उस मैगज़ीन को उठाएँगे, पढ़ेंगे और कोई इम्पोर्टेंट जानकारी होगी उसको नोट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि किसी कार्य को कर लेना ही ये व्यवस्था समाप्त नहीं हो जाती है, बल्कि ये हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने की विधि है और हमारे लक्ष्य निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। अगली भ्रांति है पारिवारिक लक्ष्य का निर्धारण व्यवस्था द्वारा नहीं होता। ये अंतिम भ्रांति इसलिए होती है, कई अधिकांश परिवारों में ये होती है कि वो लोग ये मानते हैं कि व्यवस्था द्वारा उनके लक्ष्यों का निर्धारण किया जाएगा। मतलब वो ये सोचते हैं कि व्यवस्था द्वारा हाँ हमारे लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे, जबकि ये एक भ्रांति है। क्योंकि जो लक्ष्य हैं, जो हमारे गोल्स हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हम व्यवस्था करते हैं, ना कि व्यवस्था द्वारा हम गोल्स को प्राप्त करते हैं, गोल्स का निर्धारण करते हैं। जैसे कि इसको हम सोच रहे हैं कि हमने ये गोल निर्धारित किया है कि हम अपने बच्चे को 7 बजे टिफ़िन लगाकर स्कूल के लिए भेज देंगे। ये हमारा जो है गोल है कि हम डेली इस टाइम जो है बच्चे को भेजेंगे। तो उसके लिए आप व्यवस्था करेंगे कि सुबह जल्दी इतने बजे का अलार्म भरना है, सुबह जल्दी उठना है, जो सब्ज़ी और जो हमें नाश्ते में बनाना है वो पहले से तैयारी करके हमें 1 दिन पहले रख लेनी है और सुबह जल्दी उठ के हमें तैयार करके उसको भेज देना है। तो इसके लिए आप व्यवस्था पहले से ही शुरू कर देते हैं। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम व्यवस्था करते हैं, ना कि व्यवस्था के द्वारा हम लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। ये भ्रांति जो कि व्यवस्था के द्वारा लक्ष्य निर्धारित होते हैं, ये भ्रांति है। जबकि सच्चाई ये है कि हम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवस्था करते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 5 भ्रांतियों को देखा कि व्यवस्था का अर्थ केवल कार्य संपादन ही नहीं है। इस भ्रांति का अर्थ ये है कि व्यवस्था को हमें ये नहीं समझना चाहिए कि केवल हमें कार्य संपादित कर लिया, कार्य को पूरा कर लिया और हमारी व्यवस्था हो गई। जबकि व्यवस्था जो है वो निरंतर चलती रहती है, एक कार्य करने के बाद ख़त्म नहीं होती है, बल्कि ये निरंतर चलती रहती है। दूसरी जो भ्रांति थी कि व्यवस्थापन समूह के नेता तक सीमित नहीं है। सही बात है कि व्यवस्थापन जो है समूह के नेता तक सीमित नहीं होती है। लोग ये सोचते हैं कि जो घर का व्यवस्थापक है, जो बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति जो सभी निर्णय लेता है, वो निर्णय लेता है, लक्ष्य को निर्धारित करता है, ये बात सही है। लेकिन उन साधनों को लक्ष्य को पूरा करने के जो साधन की आवश्यकता है वो इकट्ठा करके देता है, लेकिन उन साधनों को कैसे पूरा करना है तो इसका निर्णय अन्य सदस्य भी लेते हैं, उसकी व्यवस्था अन्य सदस्य भी करते हैं। तो कहने का मतलब केवल जो बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति होता है वही केवल व्यवस्था नहीं करता है, बल्कि घर के अन्य सदस्य भी व्यवस्था करते हैं। और ये केवल नेता तक सीमित नहीं होती है, बल्कि ये घर के प्रत्येक सदस्य के लिए ज़रूरी होती है। तीसरा है अच्छे व्यवस्थापक जन्म से नहीं होते वरन प्रशिक्षित किए जाते हैं। तो ये सही बात है कि अच्छे व्यवस्थापक हमारे जन्म से नहीं होते हैं, बल्कि उनको अच्छी व्यवस्था करना हम सिखा सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनमें रुचि होना ये ज़रूरी होता है। चौथा है व्यवस्थापन स्वयं में अंत नहीं है। तो हमने किसी कार्य को कर लिया, वहाँ पर व्यवस्था का अंत नहीं हो जाता है, बल्कि हमें उस व्यवस्था को करने के बाद अगली कार्य के लिए व्यवस्था करनी होती है। तो व्यवस्थापन करना स्वयं में अंत नहीं होता है, बल्कि आगे भी हमें क्रियाएं करते रहना चाहिए। पारिवारिक लक्ष्य का निर्धारण व्यवस्था द्वारा नहीं होता है। तो इसमें ये भ्रांति है कि लोग ये सोचते हैं कि हम व्यवस्था करेंगे तो उससे हमारा लक्ष्य निर्धारित होगा कि हमें करना क्या है, बल्कि हमें करना क्या है ये पहले डिसाइड करते हैं, फिर उसके हिसाब से हम व्यवस्था करते हैं। तो दोनों में अंतर है कि हम पहले लक्ष्य निर्धारित करते हैं, फिर व्यवस्था करते हैं। और लोग ये सोचते हैं कि हम जो व्यवस्था कर रहे हैं उसके हिसाब से हम कुछ ना कुछ लक्ष्य प्राप्त करेंगे, तो ऐसा सोचते हैं। तो ये कुछ भ्रांतियाँ हैं जिनको हमने देखा है। आगे हम देखते हैं कि व्यवस्था के सुधार में बाधाएं। तो हम जो है कोई भी मैनेजमेंट करते हैं, कोई भी इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं, कुछ परिवर्तन करते हैं, लेकिन उसमें कुछ बाधाएं होती हैं। तो कौन कौन सी बाधाएं आती हैं उनको देख लेते हैं। कि नंबर 1 है अधिकांश परिवार व्यवस्था की प्रक्रिया से अनभिज्ञ होते हैं। जो है लोग अवेयर नहीं होते हैं कि व्यवस्थापन प्रक्रिया के लिए हमें कुछ चरण होते हैं। हम अगर सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थापन प्रक्रिया को देखें तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप को नहीं जानते हैं कुछ लोग।
तो वो जो है व्यवस्था जो करते हैं तो वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। जैसे किसी पार्टी का हमें आयोजन करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या कितने कितने साधनों की आवश्यकता होगी, कितने लोगों की आवश्यकता होगी, कितने धन की आवश्यकता होगी। तो अगर उस किसी व्यक्ति को जो व्यवस्था कर रहा है उसको इसकी जानकारी नहीं है तो वह उस व्यवस्था को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। तो व्यवस्थापन करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स की ज़रूरत होती है, वो सारे स्टेप्स की और उन विधियों की जो है व्यक्ति को अगर जानकारी नहीं है तो व्यवस्था वह अच्छे तरीके से नहीं कर सकता है। दूसरा है, अधिकांश परिवार संभावित साधनों से अनभिज्ञ होते हैं, क्योंकि अनेक परिवार जो है जो हमारे पॉसिबल रिसोर्सेस होते हैं उनसे वो अवेयर नहीं होते हैं, उनको नहीं जानते हैं। जो उनके सामने दिखाई दे रहा है वही उसी से बस जो है काम काम करते रहते हैं। लेकिन अगर उनमें थोड़ा सा ज्ञान है तो वो उसी चीज़ से और अच्छा कार्य कर सकते हैं या उतने ही धन में वो और अच्छी चीज़ ला सकते हैं। तो ये अवेयरनेस उनमें नहीं होती है, तो ये बाधा उत्पन्न करती है हमारी अच्छी व्यवस्था को करने में। उन्हें नए नए साधनों की खोज करनी चाहिए और जो है अपने जो है कम खर्च में अच्छा कार्य कैसे कर सकते हैं, कम खर्च में अच्छा पौष्टिक भोजन कैसे ला सकते हैं, तो इसकी जानकारी अगर होगी तो अच्छे तरीके से व्यवस्था कर सकती हैं। लेकिन इस जानकारी का अभाव, साधनों की जानकारी का अभाव भी इस व्यवस्था में बाधाएं उत्पन्न करता है। नंबर 3 है, व्यवस्था लक्ष्य से संबंधित नहीं होती। यह कई परिवार जो हैं अपने लक्ष्यों को अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से जो है परिभाषित नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने जो कार्य कर रहे हैं उसको गति नहीं मिल पाती है, ना ही दिशा मिल पाती है। अपने जो है उसी ढर्रे से कार्य करते रहते हैं, सुबह उठना है, उठना है, खाना बनाना है, सभी कार्य को, दिनचर्या को उसी हिसाब से करते रहते हैं। अगर वो अपना लक्ष्य निर्धारित अच्छे तरीके से नहीं करते हैं तो उसी कार्य से करते रहेंगे, उसी स्पीड से करते रहेंगे। लेकिन अगर लक्ष्य को स्पष्ट तरीके से अपने डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें अपने घर का स्तर अच्छे तरीके से स्तर ऊंचा करना है, तो वे जो है टाइम से उठेंगे, अपने कार्यशैली को गति प्रदान करेंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे, तो हर चीज़ को और अच्छे तरीके से बूस्ट करेंगे। लेकिन अगर लक्ष्य जो है स्पष्ट नहीं है तो उनके कार्य में गति नहीं होगी, उसके कार्य को दिशा नहीं मिलेगी। तो इसलिए उनके व्यवस्था जो करने की व्यवस्था करते हैं, जिसके लिए कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए वो लक्ष्य उनके जो है निश्चित नहीं होते हैं। तो ये एक प्रमुख बाधा होती है। तो हर एक व्यक्ति को अपने लक्ष्य स्पष्ट तरीके से निश्चित कर लेना चाहिए कि उनको चाहिए क्या, तो भी वो अच्छे तरीके से व्यवस्था कर पाएंगे। चौथा है, व्यवस्थापन समस्याओं हेतु तैयार समाधानों की इच्छा है। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि समस्या जो व्यवस्था करने में जो समस्याएं आती हैं उसका समाधान हमें बना बनाया उसका हल मिल जाएगा। नहीं, जबकि सच्चाई ये होती है कि व्यक्ति को स्वयं ही अपनी व्यवस्था करनी होती है और उस व्यवस्था में आने वाली समस्याओं का हल भी स्वयं ही निर्णय के द्वारा ढूंढना पड़ता है और उसको करना पड़ता है। तो निर्णय के द्वारा अपने समाधानों का हल स्वयं ढूंढना होता है। और लास्ट है, व्यवस्थापन संबंधित निर्णय हेतु आवश्यक सूचनाओं का अभाव। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं व्यवस्थापन करने के लिए जो आवश्यक जानकारियाँ होती हैं, जो आवश्यक सूचनाएं होती हैं, वो उनके पास नहीं होती, उनकी कमी होती है। ज्ञान और सिद्धांत की भी हमें व्यवस्था करने के लिए आवश्यकता होती है, क्योंकि हर व्यवस्था को हम किसी न किसी थ्योरी के द्वारा व्यवस्थित करते हैं। जैसे कि भोजन परोसने की व्यवस्था है, तो उसकी जो हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस शैली में, किस तरीके से हमें भोजन परोसने की व्यवस्था करनी है। आप देशी शैली में करना चाहते हैं, पाश्चात्य शैली में करना चाहते हैं, बुफे व्यवस्था करना चाहते हैं, तो आपको अपनी शैली स्वयं निश्चित करनी पड़ेगी। तो उसको सोचेंगे और उसमें क्या क्या आवश्यकताएं हैं। आप देशी शैली करेंगे तो उसमें क्या क्या ज़रूरत होती है, विदेशी शैली के द्वारा आप भोजन परोसने की व्यवस्था करेंगे तो उसके लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है, किस तरीके से परोसा जाता है, किस तरीके से थाली लगाई जाती है, किस तरीके से सर्व किया जाता है। तो ये सारी सूचनाएं आपके पास होनी चाहिए। तो इन सूचनाओं का अभाव से भी व्यवस्थापन में जो है बाधाएं आती हैं और उसके संबंध में अगर निर्णय नहीं ले पाते हैं, सूचना नहीं ले पाते हैं, सूचना नहीं होती है, तो बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो ये सारी बाधाएं हैं। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि गृह व्यवस्थापन और परिवर्तन का रिलेशन देखा कि गृह व्यवस्थापन करेंगे तो हमें परिवर्तन करना होगा, परिवर्तन के द्वारा ही हम गृह व्यवस्थापन कर सकते हैं। और परिवर्तन करने के लिए हमें हर एक स्टेप पर निर्णय लेने होते हैं और तब हम निर्णयों के द्वारा परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन के द्वारा हमारी गृह व्यवस्था होती है।
ये समझा। और उसके बाद हमने समझा कि जो गृह व्यवस्था में कुछ भ्रांतियाँ हैं, तो कौन कौन सी भ्रांतियाँ हैं उनको समझा। इसके बाद गृह व्यवस्था को अच्छे तरीके से गृह व्यवस्था करने में या गृह व्यवस्था में सुधार में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं कि जो है व्यवस्था प्रक्रिया से लोग अनभिज्ञ होते हैं, साधनों से अनभिज्ञ होते हैं, उसके समस्याओं के समाधान से अनभिज्ञ होते हैं और आवश्यक सूचनाओं से अनभिज्ञ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें गृह व्यवस्था के सुधार में बाधाएं उत्पन्न करती हैं, तो इनको देखा हमने। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको समझाने का प्रयास करूँगी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।